Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss important judgments of November 2021. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट जजमेंट इज विजेंद्र @ मंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली की जजमेंट आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस. देखिए मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि कोरम क्या होता है. कोरम का मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ. अब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली के सामने ये केस आया है और उन्होंने जजमेंट दी है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ये बात क्या करता है. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट टू कन्विक्ट एन एक्यूज्ड exclusively on the basis of his disclosure statement and the resultant recovery of inculpatory material, the recovery should be unimpeachable and not be shrouded with elements of doubt. अब ये पूरी जजमेंट क्या बात करती है? देखिए, एक क्वेश्चन है, अगर आपने पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दी है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करके ले गई और आपने कोई पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दी, तो क्या वो एडमिसिबल होगी? नहीं, वो एडमिसिबल नहीं होगी. ये हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा है कि जब आप पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेंट दे दे, कोई भी स्टेटमेंट दे देते हो तो वो मान्य नहीं होती है, अगर पुलिस ऑफिसर की इवन कस्टडी में भी देते हो. ठीक है, तो अब आपने कोई स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दे दी, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उस स्टेटमेंट में से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट निकाल लिया जिस ऑब्जेक्ट से आप फंस सकते हो. वो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा कोर्ट को. तो ये जो ऑब्जेक्ट जब लिया है तो वो एडमिसिबल होगा जो पुलिस ऑफिसर ने निकाला है. अब ये जजमेंट क्या बात करती है? अब जजमेंट ये बात करती है कि क्या सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है. चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. हियर इज ए पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को कहा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में किसी इंसान को, बी इंसान को मारा है. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट एक स्टेप वाइज चलेंगे. फर्स्ट स्टेप अपना ये है कि ए ने क्या किया. ये देखो यहाँ पे जो है इंटेरोगेशन हो रही है और ए ने क्या किया. ए ने पुलिस ऑफिसर को बोला कि मैंने बी को हिमाचल के किसी गांव में जाकर मारा है. ये जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं होगी इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस. लेकिन ए ने क्या कहा, साथ ही में कहा कि मैंने बी को मारा है तलवार से. ठीक है, मैंने बी को तलवार से मारा है. अब पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर हिमाचल गई और उन्होंने इस तलवार को क्या किया, रिकवर कर ली. उनको ये तलवार जाके मिल गई. अब ये तलवार एडमिसिबल हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि तलवार एडमिसिबल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने मेहनत की, जो स्टेटमेंट दी थी हमारे एक्यूज ने उसको निकाल के, उस स्टेटमेंट में से जो उस पुलिस ऑफिसर को ऑब्जेक्ट चाहिए था, दैट इज तलवार, निकाल के वो लेकर आ गए. तो ये तलवार जो होगी वो रिकवर कर दी जाएगी. ठीक है, ये मानी जाएगी. लेकिन क्या इस तलवार के बेसिस के ऊपर ही इस एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन इज दिस. तो अब किस केस में किया जा सकता है कि अगर ये जो तलवार मिली है ये विदाउट एनी डाउट बिल्कुल क्लियर है, इस चीज से बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि जो हमारे एक्यूज्ड हैं उन्होंने ही बी का कत्ल किया है. मतलब अगर कोई DNA की रिपोर्ट है, अगर तलवार में कोई ब्लड के निशान रह गए थे, कोई कुछ भी रह गया था, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ए ने वाकई में मर्डर किया था बी का, तब तो एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया जाएगा. लेकिन अगर इस तलवार में कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए, जैसे इवन फिंगरप्रिंट्स तक खत्म हो जाते हैं, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा जैसे अगर छुपाई होगी तलवार तो बहुत मिट्टी वगैरह लगी होगी, तो तलवार में जो भी निशान थे वो सब कुछ हट गए. अब उसके बाद चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं कि ये तलवार वाकई में ए ने यूज़ की है कि नहीं किया. उस बेसिस के ऊपर तो कभी भी ए कन्विक्ट नहीं होगा अगर कोई और एविडेंस नहीं है. तो अगर और एविडेंस आ जाते हैं तब तो कन्विक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर और एविडेंस नहीं आते तो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर, और ये भी अनक्लियर है, अनक्लियर एविडेंस के ऊपर तो कभी भी नहीं होगा जो रिकवरी की गई है. और वहीं दूसरी जगह कि अगर बिल्कुल क्लियर होगा विदाउट एनी डाउट, अगर ये जो रिकवरी की है ऑब्जेक्ट की ये बिल्कुल क्लियर होगा, तब हमारे एक्यूज्ड को कन्विक्शन हो सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ. दिस इज द जजमेंट. ये हमारी जजमेंट बात करती है. हमारी जजमेंट में कुछ और भी, इस जजमेंट में कुछ और भी कहा गया कि अगर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट की रिकवरी की जाती है.
ये देखना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये कितना फिमिलियर है अभी की मार्केट प्लेस से। अब जैसे यहाँ पर तलवार की बात की गई, तो तलवार से अब कत्ल लोग बहुत कम करते हैं, मर्डर बहुत कम करते हैं, चाकू ले लेते हैं या फिर गन यूज करते हैं, बट तलवार इतनी यूज नहीं करते। नेचर देखना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट का, और उसकी रेलेवेंसी देखनी पड़ेगी क्राइम के साथ। ये सब बातें देखने के बाद एक्यूज्ड को कन्विक्ट करना होगा। अगर सिर्फ एक ही बेसिस, सिर्फ इस तलवार के बेसिस के ऊपर उनको कन्विक्ट किया जा रहा है। दिस वॉज द होल जजमेंट, दैट इज विजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये बहुत बेसिक चीज जो हमने डिस्कस की है, और इस बेसिक से ही बहुत बारीकियां जो है वो निकल के आ जाती हैं। तो ये बारीकियां अगर हम समझ जाए ना, तो हमारे एग्जाम्स बिल्कुल ऐसे क्रैक हो जाएंगे। लॉ हमेशा, मैं कहती हूँ कि लॉ को कभी भी याद करने की जरूरत नहीं। अब दिस इज लॉ ओनली, हम जजमेंट्स की बात करते हैं तो हम एक तरह से लॉ पढ़ रहे हैं। आपको ये पता चल गया कि पुलिस ऑफिसर को जब स्टेटमेंट दोगे तो वो मान्य नहीं जाएगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी। आपको एक बहुत बड़ा पहलू पता चल गया एविडेंस एक्ट। तो यहां पर जब हम लॉ पढ़ते हैं तो इसको रट्टा नहीं मारना है, प्लीज गाइज। ये आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखिए कि लॉ को कभी भी रट्टा नहीं मारना होता। बहुत ही ईजी है लॉ, बहुत ही लॉजिक के साथ चलती है। लॉजिक को पकड़ लिया तो सब हो गया, ठीक है। तो लॉ को हम बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जजमेंट देखिए, इरप्पा सिदप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की जज। आपकी स्क्रीन पर हमारे तीनों जजेस हैं, वो रहे ऑनरेबल जस्टिस। चलिए ऑब्जर्वेशन, ये जजमेंट बात क्या करती है? The Supreme Court observed that low age of rape victim is not considered as the only or sufficient factor for imposing a death sentence. हमने ये जजमेंट के जो बेसिक कोर है, हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि जब डेथ पेनल्टी देनी होती है एक्यूज्ड को, तो कौन कौन सी बातें कंसीडर की जाएंगी बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस। बिकॉज देखिए क्या हो रहा है, एक डेथ पेनल्टी दी जा रही है एक इंसान को, तो उस जब ये डेथ पेनल्टी दी जाती है तो ये दी जाती है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में। अब उस केसेस में भी बहुत फैक्टर्स ऐसे देखने होते हैं कि एक्यूज्ड का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, एक्यूज्ड ने पहली बार कोई ऑफेंस किया है या फिर वो करता रहता है ऑफेंस, ये सारे फैक्टर्स देखने हों। ये जजमेंट बात करती है। और इस जजमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस हुआ है, दैट इज शत्रुघ्न बबन मिश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2021 की ही जजमेंट थी। इस जजमेंट में क्या हुआ, इस जजमेंट में 61 जजमेंट्स को एनालाइज किया गया। अब इन 61 जजमेंट में से हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी इसको, रेप एक्यूज्ड को। और जिन्होंने रेप किसका किया है, बिलो 16 ईयर्स ऑफ द एज, बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज के बच्चियों के साथ जिसने भी रेप किया है, उनके बारे में डिस्कस किया गया था इस केस लॉ में। और जितने भी केसेस डील करते हैं इसके रिगार्डिंग पास्ट 40 ईयर्स से पहले वाले, मतलब 40 ईयर्स के सारे केसेस इस केस में एनालाइज किए गए। अब इस केस में क्या बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी कितने केसेस की कंफर्म की थी, सिर्फ 12 केसेस की। 67 में से सिर्फ 12 केसेस की सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी क्या की, हमारी कंफर्म की, और बाकी जितने भी केसेस थे उनकी नहीं की। और सबकी बिलो 16 ईयर ऑफ द एज थी जो भी रेप विक्टिम है, और कईयों की तो 12 साल से नीचे की भी एज थी। तो यहां पर कोर्ट ने क्या एनालाइज किया कि इस केस से ये पता चलता है कि ये जरूरी ही नहीं है कि अगर रेप विक्टिम की जो एज है वो काफी कम है, 16 ईयर्स से बिलो है, तो वो सिर्फ एक सोल बेसिस बन जाता है एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी। ये पूरी जजमेंट, ठीक है। इस जजमेंट में भी यही था, जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने, ये हमारे इरप्पा जो हैं, उन्होंने बिलो 5 ईयर्स ऑफ द एज की गर्ल के साथ रेप किया एंड उसके बाद में उनका कत्ल करके उनको फेंक दिया। आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रुटैलिटी हुई है। बट अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स देखती है जब डेथ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। तभी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पर भी लेडी बैठी है, हैंग द रेपिस्ट, तो बहुत प्रोटेस्ट रहते हैं जब भी रेपिस्ट को की डेथ पेनल्टी के बारे में बात होती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे बहुत ज़्यादा और भी फैक्टर्स देखती है कि अगर कोई होप है रिहेबिलिटेशन की, तो वो ये सारे फैक्टर्स देखती है कि क्या पता कि इंसान सुधर जाए, अगर वो सुधर सकता है तो वो डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज नंदलाल लोहरिया वर्सेस जगदीश चंद पुरोहित। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एम मार्शा, ऑनरेबल जस्टिस बी वी नगरत्ना की जजमेंट है। आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस है। ऑब्जर्वेशन, ये जजमेंट बात क्या करती है? अब देखिए, बहुत ज्यादा कई बार ऐसा रहता है, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम एडवोकेट्स के खिलाफ केस कर सकते हैं क्या? अगर एडवोकेट के पास हम केस लेकर गए और एडवोकेट ने अच्छे से हमारा केस हैंडल नहीं किया, अगर एडवोकेट हमारे केसेस की जो डेट्स लगती हैं उन पर जा ही नहीं रहे और हमारा केस उसी के बेसिस के ऊपर डिसमिस हो गया, तो क्या फिर हम एडवोकेट के ऊपर केस कर सकते हैं? ये जजमेंट इसी बारे में बात करती है और हम यही अब अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या कहा है ऑब्जर्वेशन में, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन एडवोकेट लूजिंग अ केस कैन नॉट बी सेड टू बी डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन हिज पार्ट और ऑन हिज और हर पार्ट in every litigation. Either of the party is bound to lose, and in such a situation either of the party who will lose in the litigation may approach the consumer fora for compensation alleging deficiency in service, which is not possible at all. The bench, देखिए ये केस का समझ लेते हैं, इस केस में हुआ क्या था। इस केस में जो हमारे नंदलाल है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम, कंज्यूमर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या की, कंप्लेंट फाइल कर दी और उन्होंने 3 एडवोकेट्स को हायर कर दिया और 3 कंप्लेंट क्या करी, फाइल कर दी। अब ये तीनों ही कंप्लेंट्स उनकी डिसमिस हो गई ऑन द मेरिट्स, मेरिट के बेसिस के ऊपर इनकी कंप्लेंट जो थी वो डिसमिस हो गई। अब ये नंदलाल साहब जो है माने नहीं। नंदलाल ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में उन एडवोकेट्स के खिलाफ ही केस फाइल कर दिया ऑन एलिजिंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अब जो हमारा प्रोफेशन है, एडवोकेसी का प्रोफेशन है, वो सर्विस ही प्रोवाइड करता है, तो डेफिशिएंसी इन सर्विस उन्होंने एलिज किया इन एडवोकेट्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर इवन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और इवन नेशनल कमीशन ने क्या कहा कि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स में जो जजमेंट आई है, यहाँ पर एडवोकेट्स ने कोई भी डेफिशिएंसी नहीं की है अपने काम के बेसिस। और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब तक ये बिल्कुल सिद्ध नहीं हो जाता, ये प्रूव नहीं हो जाता कि जो एडवोकेट है वो डेफिशिएंसी रियल में ही कर रहे हैं, मतलब अगर बार बार डेट्स लिए जा रहे हैं और अगर कोर्ट ने ये बोला होगा कि ये आपकी आखिरी डेट है, हम इसके बाद डेट नहीं देंगे, तब भी एडवोकेट गए ही नहीं उस केस और उसके बाद में केस ही डिसमिस हो गया, आपके खिलाफ जजमेंट आ गई, देन यू कैन गो, आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाइए, आप उस एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए। लेकिन जब जजमेंट आई है ऑन द मेरिट्स तो आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो हमेशा ही होगा। जब भी अब आप केस लेकर जाओगे, एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, तो अगर ये तो हमेशा फिर हो जाएगा कि हर पार्टी क्या करे, हर पार्टी जाके केस में फाइल कर दे, फिर तो एडवोकेट्स के खिलाफ ही इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हो जाएंगी। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये नहीं हो सकता कि हर कोई पार्टी क्या कर रही है, जो भी पार्टी हार रही है केस में वो एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रही है, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि सच में ही डेफिशिएंसी क्या थी ऑन द पार्ट ऑफ द एडवोकेट थी। दिस वाज द होल जजमेंट, नंदलाल लोहरिया वर्सेस जगदीश चंद पुरोहित। नेक्स्ट जजमेंट पे आ जाइए। देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जजमेंट्स हैं ये जो हम बात कर रहे हैं, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इससे बड़ी होगी कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं लोगों के मन में, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर हम जजमेंट्स के थ्रू देखें। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो फिर तो सोने पे सुहागा, आपको बिल्कुल पता लग जाता है, लॉ पता लग जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज राजेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और ऑनरेबल जस्टिस हरिषिकेश रॉय। आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, ये जजमेंट क्या बात करती है, द सुप्रीम कोर्ट reiterated दैट इन द इवेंट ऑफ एनी सुप्रेशन और ऑन सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इट इज ऑलवेज ओपन फॉर द एम्प्लॉयर टू कैंसिल द कैंडिडेचर और टर्मिनेट सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय कैंडिडेट। ये जजमेंट बात करती है कि अगर एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए किसी भी एम्प्लॉय ने झूठ बोला है, कैंडिडेट ने झूठ बोला है, तो एम्प्लॉयर किसी भी स्टेज पे आके उस एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकती है, उनके कैंडिडेचर को टर्मिनेट कर सकती है। ये जजमेंट देख लेते हैं, जजमेंट में क्या फैक्ट्स थे। 1994 में आ जाए, बात है 1994 की। हमारे जो राजेश कुमार है, जो हमारे एपेलेंट है,
उन्होंने क्या किया, वो अपॉइंट हो गए फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे क्या हो गए, अपॉइंट हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो आर्मी से भागे हुए पर्सनल है, पहले आर्मी में सिलेक्ट हुए होंगे, आर्मी से भी भागे गए। ठीक है, ये बात जब पता चला तो उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब जब ये मुद्दा कहाँ आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली कि अगर सर्विसेज के बारे में या फिर कोई भी फैक्टर्स झूठ बोले गए हैं ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर उनकी टर्मिनेशन कर सकती है अपॉइंटमेंट की। और यहां पर भी राजेश कुमार ने नहीं बताया था कि मैं आर्मी से ऐसे भाग कर आया हूं, और इवन अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी नहीं बताया। तो दिस वाज द जजमेंट, राजेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुदेश पेरी। ये आपके सामने पिक्चर है, पिक्चर को देख के थोड़ा आपको ऐसा हो गया होगा चलो कार भी देख ली, बहुत मजा आ गया। कुछ लोगों को कार बहुत पसंद होती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस यू ललित एंड ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट, आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस। चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जजमेंट बात क्या करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी डेफिशिएंसी इन सर्विस बाय द डीलर और द ऑथराइज्ड सेंटर इन रेंडरिंग असिस्टेंट फॉर रिपेयर्स ऑफ द व्हीकल। ये जजमेंट के फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए हमारे जो एपेलेंट है उन्होंने कार ली, होंडा कार ली, बहुत अच्छे मन से परचेज की। उसके बाद में कुछ टाइम बाद कार का एक्सीडेंट हो गया। जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसको रिपेयर करवाने के लिए वो सर्विस सेंटर लेके गए। अब सर्विस सेंटर में लेकर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, कंप्लेंट फाइल कर दी अगेंस्ट सर्विस सेंटर, अगेंस्ट डीलर एंड अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। तो यहां पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरम और स्टेट फॉरम ने क्या किया, ये कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। कंप्लेंट को डिसमिस ये कहकर किया कि आप मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस कि जो भी एक्सीडेंट हुआ था वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था तो एविडेंस हुआ था, तो एक्सीडेंट हुआ था। ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है और स्टेट फॉर्म ने बोला, और कंप्लेंट को इस बिहाफ पे एक जो पॉइंटर था ये डिसमिस कर दिया कि मैन्युफैक्चरर के खिलाफ आप नहीं कीजिए, सर्विस सेंटर के खिलाफ अगर आपने इन ऑर्डर आप एलिज कर रहे हो उनकी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, उसके खिलाफ कर दीजिए, बट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ नहीं कर सकते, बिकॉज आपने कोई मटेरियल लाए ही नहीं हो कि ये सिद्ध हो जाए कि जो भी एक्सीडेंट हुआ था वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के बेसिस के। अब जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिमिलर सेम कंटेंशन बोला, सेम ही बात बोली कि एक तो आप मटेरियल नहीं लेकर आ रहे, कोई एविडेंस ही नहीं है मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, तो आप उनके खिलाफ कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी डेफिशिएंसी इन सर्विस बाय द डीलर और ऑथराइज्ड सेंटर, कि अगर जो आप सर्विस सेंटर के पास लेकर गए थे या फिर अगर डीलर ने कुछ डेफिशिएंसी की है सर्विसेज में, तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि आप मैन्युफैक्चरर को भी कोसने लग जाओ, मैन्युफैक्चरर को भी कंप्लेंट करने लग जाओ। ठीक है, बहुत ही क्लियर हो गया होगा आई होप आपको ये वाला फैक्टर, कि आप भी अगर आपके साथ भी अगर आपकी गाड़ी के साथ नुकसान हुआ है या फिर किसी और भी ऑब्जेक्ट के साथ नुकसान हुआ है और आप सर्विस सेंटर जाते हो और वहां पर आपको उनकी डेफिशिएंसी लगती है, और जब आप कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हो उनकी, तो आप मैन्युफैक्चरर को भी फाइल कर नहीं, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये प्रेसिडेंट सेट हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट पे आ जाइए, दैट इज श्रीवरी दादा वर्सेस तिरुपति तिरुमला। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना, ऑनरेबल जस्टिस ए एस बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस हीमा। इस जजमेंट में क्या बोला गया, इन अ पिटिशन फाइल्ड बाय द डिवोटी एलिजिंग इरेगुलरिटीज इन द रिचुअल ऑफ आइकॉनिक तिरुपति Tirumala temple, the Supreme Court observed that a constitutional court cannot interfere in the daily routine rituals of the temple. यहाँ पर हमारे जो श्रीवरी है वो कंप्लेंट लेकर आ गए, वो रिट लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। हमारे जब रिट आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, बिकॉज रिट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है, रिट की जो हमारे पास ऑथराइजेशन होती है लोगों के पास, आम जनता के पास। तो यहाँ पर रिट फाइल कर दी उन्होंने, और रिट में क्या कहा कि जो तिरुपति तिरुमला हमारे जो टेम्पल हैं उनकी जो बेसिक रूटीन है, जो डेली रिचुअल है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम कोर्ट
जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो डेली रिचुअल पर इंटरफेयर नहीं कर सकता जो टेम्पल्स में हो रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि हम टेम्पल्स को ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि नारियल किस अकॉर्डिंग फोड़ा जाए या फिर आरती किस अकॉर्डिंग की जाए, क्लॉकवाइज करनी है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करनी है, ये हम नहीं बता सकते टेम्पल्स को। ये उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, ये उनके अपने रिचुअल्स हैं। हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि अगर मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गलत काम कर रहा है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, हम उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि मंदिर को हम ये बोले, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बोले कि आपका जो डेली रिचुअल है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, ठीक है, आप आरती इस अकॉर्डिंग कीजिए, आप नारियल इस अकॉर्डिंग फोड़िए, ठीक है, या फिर और भी बातें बहुत ज्यादा होती हैं जो भी रिचुअल्स होते हैं मंदिर के, तो हम ये नहीं कह सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सीधे ये बात करी इस हमारे केस लॉ में, ठीक है। दिस वाज द जजमेंट। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जजमेंट्स जो हमने पढ़ी वो बिल्कुल अच्छे से एनालाइज हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब आपको भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी जजमेंट से रिलेटेड आपको कोई पढ़ने में दिक्कत आती है, किस तरह से जजमेंट पढ़े, बिकॉज ये जुडिशरी जो एस्पायरेंट्स है और इवन बाकी भी लोग, क्योंकि यूपीएससी में भी जजमेंट्स आती हैं, तो ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि किस तरह से जजमेंट पढ़ें, बिकॉज बहुत लंबी जजमेंट होती है। प्लीज लेट मी नो कि आपको क्या भी क्वेरी है वो हम आपकी पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।